चलिए, तो राजस्थान जीके अपने प्रारंभ कर रहे हैं। और राजस्थान जीके को शुरू करने से पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप साथ साथ लिखते जाना। एक तो राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी। कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ये इसी सीक्वेंस में चलेगा। और फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री। और फिर हम बात करेंगे राजनीति, पॉलिटी, इसको पॉलिटी बोलते हैं। और फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। इसी के साथ साथ हमारा जो इसमें वैल्यू एडेड है वो इकोनॉमिक सर्वे और करंट जीके राजस्थान का है ना, वो साथ साथ चलता रहेगा। ये पिलर है इसके, राजस्थान जीके के। इसके बगैर आप इधर उधर भी नहीं हो सकते। ये इतना महत्वपूर्ण होता है। ये कला व संस्कृति है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक सर्वे है और करंट जीके है। क्लियर होगी बात सारी? समय समय पर इसके टेस्ट पेपर होते जाएंगे, उसकी जानकारी समय समय पर दे दी जाएगी। क्लियर होगी बात सारी? आइए, हमारा जो पहला पिलर है वो है भूगोल। हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान जियोग्राफी। राजस्थान जियोग्राफी। आप जानते हो कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे, लेकिन वर्ष 2023 में 19 नए जिले बना दिए गए राम लुभाया समिति की सिफारिशों के आधार पर। इस कारण से राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी बदल गई। आपने अखबार में पढ़ा होगा, इतने इतने करोड़ लोगों के पते बदल गए, एड्रेस बदल गए। हकीकत है ये हो गया। तो पूरी ज्योग्राफी भी बदल गई, आर्ट एंड कल्चर को भी बदल दिया गया है। क्यों? यदि कोई दुर्ग, महल या छतरी किसी एक स्टेट में आते थे, यदि वो स्टेट का वाला वो स्थान किसी दूसरे स्टेट में चला गया तो वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट में चला गया तो फिर वो उसी डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा। समझ में आई ना बात सारी? जैसे हम बात करें, अनूपगढ़ नया बन गया। अनूपगढ़ जो नया जिला बना है, उस नए जिले के संबंध में आप देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले पहले हम क्या कहते थे, 4 जिले हैं, तो आज हम क्या कहेंगे, 5 जिले हैं। बस ये चेंजेस है। तो एक नए रूप में हम इस ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसको ध्यान से समझिए, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि साथ साथ आप लिखते रहे जिससे समय बचे। एक तो हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। राजस्थान सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। नाम सामान्य परिचय है, ये ऐसा कोई वो परिचय नहीं है कि आप इसको नजरअंदाज कर दो। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई एग्जाम होता है तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ये तय है, ठीक है ना? तो सामान्य परिचय, नाम पे मत चले जाना। उसके बाद हम बात करेंगे भौतिक विभाग, इसको बोलते हैं फिजिकल डिवीजन। इंग्लिश के अंदर इसको फिजिकल डिवीजन बोलते हैं। फिजिकल डिवीजन बोलते हैं इसको, ठीक है ना? इसके अंदर हम अरावली पर्वतमाला हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, इनके बारे में हम बात करेंगे। वो जब करेंगे तभी बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। बस आपको एक हिंट दे दिया कि इसके अंदर हम अरावली पर्वतमाला की बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर अपवाह तंत्र, इसको कहते हैं ड्रेन सिस्टम।
ट्रेन सिस्टम। जहां अपवाह तंत्र का नाम आता है वहां पर हमें दो एंगल होते हैं, उनको देखना होता है। एक होती है नदियां और एक होती है झीलें। इनको लेके चलेंगे, नदियों और झीलों को, ये पढ़ेंगे। क्लियर? आइए अब देखिए, ये जो तीनों है इसको आप स्पेशली इस प्रकार से अंडरलाइन करें। ये मैं आपको जानबूझकर बता रहा हूं और स्ट्रेटेजी के तहत ये तीन एंगल, ये तीन टॉपिक आपको सिर से लेकर पांव तक तैयार होने चाहिए। सिर से लेकर पांव तक, मेरा ऐसा मानना है। और आप भी जब पेपर देखोगे तो आपको भी ये पता लग जाएगा। यदि आप ये तीनों टॉपिक कर लेते हो तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ज्योग्राफी के यदि 5 क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलना आप 3 क्वेश्चन करके आ जाओगे। इतनी ताकत होती है इन 3 टॉपिक्स में, इसलिए इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना। ये ना, ये स्ट्रेटेजी है, बिना स्ट्रेटेजी के काम नहीं चलेगा। अब इसके अंदर और हम क्या क्या पढ़ेंगे, और देखिए हम इसके अंदर पढ़ेंगे जैसे वन व वन्य जीव जंतु। वन और वन्य जीव जंतु, राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो जीव जंतु है। इसी के तहत क्या आ जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरु अभ्यारण्य वगैरह होते हैं ना सारे, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे इसके अंदर। नई जो स्कीम है वो इसके अंदर आ जाएगी, सब इसके अंदर आएंगे। आर्थिक समीक्षा के अंदर क्या दे रखा है, सूजस के अंदर क्या दे रखा है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा, पूरा अपडेटेड। और मिट्टियां, एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता ही आता है, आता ही आता है, मेरी बात पर ध्यान दें। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 99.9%। पॉइंट एक का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बीच में बैठे होते हैं कहीं के, अच्छा उस क्लास ले आएगा कल वो, सर इसमें नहीं आया था, आप कह रहे थे सर 100% है, ऐसे करता रहेगा। इसलिए मैंने उसके लिए पॉइंट एक छोड़ दिया। 99.9% एक क्वेश्चन जरूर आता है। बेटा ये जो बात बता रहा हूं ना, मेन बात ये है, याद तो देखो आपको ही करना पड़ेगा, मैं तो कोई याद करूंगा नहीं, और ना मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है कि ले ये खा लिए सारा आ जाएगा। आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपके लिए है, ध्यान रखना। तो लेकिन वो जो मेहनत करो तो तरीके से करो ना, समझे ना बात को। तरीके, दांव पेच वाला व्यक्ति जो होता है ना वो जीत जाता है हाथी से भी। हाथी जैसा बलशाली व्यक्ति है, कितनी ताकत लेके बैठा, लेकिन जिसके पास दांव पेच है ना वो जीत जाएगा। ये दांव पेच होते हैं, इन बातों का ध्यान रखा करो। हालांकि जब टॉपिक चलेंगे तब और भी बता दूंगा। जलवायु, क्लाइमेट, क्या ऐसा कोई पेपर है जिसमें से जलवायु में से क्वेश्चन ना आया हो। हॉर्नडॉइक का वर्णिक, वहां तक आ गए, नाम पूछ, AWBHW, क्या नहीं आते। सीईटी का पेपर देख लो, ये वो चीजें हैं बेटा, मतलब आपको ऐसा लगेगा यार मेरे सामने पेपर पड़ा है, ऐसे लगेगा यदि आप दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो। नहीं तो यदि आप कहोगे मैं ये भी कर लूं और मैं वो भी कर लूं, तो उसके जिम्मेदार फिर आप हो, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। जब आपको ये कह दिया कि मिट्टी में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अब यदि आपके मिट्टी तैयार नहीं है ना, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी पूर्ण रूप से गलत है, फिर आप सही दिशा में नहीं चल रहे हो, फिर सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। जलवायु करेंगे इसके अंदर, और फिर हम इसके अंदर करेंगे पर्यटन, टूरिज्म। टूरिज्म लेके चलेंगे इसके अंदर, पर्यटन। और फिर हम इसके अंदर लेके चलेंगे ट्रांसपोर्ट, परिवहन, परिवहन लेके चलेंगे इसके अंदर।
ये ट्रांसपोर्ट लेके ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हो कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई जो मार्ग है उनका शिलान्यास किया गया है, कईयों का उद्घाटन किया गया है, तो फिर ये आ जाता है अपने हिसाब से, और वैसे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हाँ, इतना भी इस पर सीरियस नहीं होना कि जितना जलवायु और मिट्टियों के बारे में बात कर रहा हूँ, इतना भी नहीं है। हालांकि जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो ज़्यादा ध्यान उनका यही रहता है, ये मानसिकता होती है। जो कहेंगे ना कि ये कम करना है, कहने नहीं सर ये तो करवा ही दो, आदत होती है ये बच्चों की, कहने नहीं क्या पता ये कह रहा है इसको आ नहीं रहा होगा इसलिए नहीं करा रहा होगा, ये भी एक सोच होती है। तो इसमें से जब आप पेपर उठा के देखोगे ना, आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप उठा के देखना, पुराने पेपर उठा के देखो, आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन जो दर इनकी है ना, जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना हमें, तभी तो हम उस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। तो ये परिवहन है। अब देखिए, आप जब किताबों को पढ़ोगे तो आपके ज्योग्राफी के अंदर कई ऐसी चीजें मिल जाएगी, पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे, खनिज, ये भी ज्योग्राफी के अंदर डाल रखे हैं। हम ये वहां नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। आप जो बच्चे इकोनॉमिक्स कर चुके हैं वो जानते हैं कि वहां पर कृषि, पशुपालन, उद्योग, खनिज वगैरह सब करवा दिए जाते हैं, वो वहां चैप्टर करेंगे। मैं वापस रिपीट कर दूं, कई किताबों में इसको ज्योग्राफी में डाल रखा है, लेकिन कईयों को इकोनॉमिक्स वाली में भी डाल रखा है, दोनों ही बातें होती है। और आप जानते हो ये दोनों का ही विषय होता है, दोनों के अदर जूल में ही रहता है ये, तो किसी में भी शामिल कर लो, एक ही बात होती है। तो ये अपना सिलेबस है। बस एक लास्ट में ऐसे डाल दीजिए विविध, यदि कुछ बचा, कोई महत्वपूर्ण छोटे मोटे पॉइंट कोई बचे, कतरने बची, तो उनको हम कर लेंगे। जो आर्थिक समीक्षा के अंदर कोई दे रखा हो मानगढ़ धाम टाइप में, तो फिर उसको कर लेंगे। समझ में आई जी बात सारी? सबसे मेन पोर्शन ये है, सबसे मेन। उसके बाद ये, तो मैं चाहूंगा कि आप ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना, एक फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये, फिर उस पार्ट के आधार पर इसका अध्ययन करो, उसको तवज्जो देते हुए करो आप, ठीक है? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने। हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान सामान्य परिचय। नाम नाम सामान्य परिचय है, लेकिन सामान्य मान मत लेना। चले, आइए, मैं इसकी शुरुआत जो है पृथ्वी से करना चाहूंगा। जो पृथ्वी हमारी थी, कैसे महासागर बने, कैसे महाद्वीप बने, फिर मैं उससे राजस्थान को जोड़ूंगा ताकि एक बेस क्लियर हो जाए आपका। आप जानते हो कि पृथ्वी जो है ये आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, उसमें कई विभाजन हुए, जिसको आप कई नामों से जानते हो, जैसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, टेथिस सागर, इनको जानते हो। फिर यदि कुछ बच्चे थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं तो पेंजिया को जानते होंगे, पेथालासा को जानते होंगे। वहां से कुछ उत्पत्तियां हुई, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हम राजस्थान कर रहे हैं। तो पहले तो एक लाइन लिख दीजिए, पृथ्वी एक आग का गोला थी। पृथ्वी एक आग का गोला थी। अब धीरे धीरे ये ठंडी हुई तो हमारे सामने 3 स्थितियां आ गई। इसको इस तरीके से बना दीजिए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच में आपका टेथिस सागर। अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है,
और टेथिस सागर है ये। तो पृथ्वी जो आग का गोला थी, जब वो धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसने ये रूप लिया। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, इसे तो हम कहते हैं स्थल मंडल, ठीक है ना, स्थल मंडल। और स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर है ये। देखिए ये जो लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल बना इससे, इसका जो सामूहिक रूप होता है ना, किसका सामूहिक रूप? स्थल मंडल का। स्थल मंडल किससे बना है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसका जो सामूहिक रूप है इसे कहते हैं पेंजिया। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया भाई क्वेश्चन, पेंजिया। इसको हम पेंजिया कहते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पेंजिया के दो भाग होते हैं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड? हाँ या ना? यस। हर चीज को समझ के करना है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल नहीं। और ये जो आप देख रहे हो टेथिस सागर, नाम से ही पता लग रहा है, इसका जो सामूहिक रूप है इसे कहते हैं पेथालासा। पेथालासा, पेथालासा कहते हैं। ये जो पेथालासा है, इससे जो ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई, वो हुई महासागरों की। महासागर बने इससे। ठीक। यहाँ अब महासागरों का अपने कोई वैसे लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी आपको मैं कहना चाहूंगा, एक दिवस लिख दीजिए, विश्व महासागर दिवस। कब मनाया जाता है? 8 जून को। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, बिल्कुल गड़बड़ी ना करें इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। एक और मेरे पास फैक्ट है, अभी अगस्त 2023 का इफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। वो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। यहां पे लिखिए आप, एक स्टार डाल के लिख दो इसके नीचे नीचे, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। देखिए इसको जो डेवलप किया जाएगा, ये डेवलप किया जाएगा लोथल में, ठीक है ना। ये अहमदाबाद के पास पड़ता है, गुजरात के अंदर। ये अगस्त 2023 की बात है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जाएगा? लोथल में, ठीक है। ये जो लोथल नामक स्थान है, ये एक नदी है, ये भोगवा नदी के तट पर होता है। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, नया है ये, करंट है ये।
आइए, अब ये जो पेंजिया है, इससे जो उत्पत्ति हुई, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अब महाद्वीप 7 होते हैं, आप जानते हो। उसमें से एक होता है एशिया। एशिया, एशिया में क्या आता है? भारत, ठीक है ना। और यहां पर नीचे ऐसे करके लिखो, आप तो पूरी लाइन में बनाते जाओ, महाद्वीप, एशिया, भारत, ऐसे बनाते जाओ। मेरे पास तो जगह नहीं थी इसलिए किया इधर। महाद्वीप, एशिया, भारत। क्लियर? आगे यहां तक चलो। चलो, होगी बात सर। भारत के नीचे क्या आ जाएगा? राजस्थान, और यही हम चाहते थे। राजस्थान। अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो हमारे सामने कई स्थितियां आती है। जैसे एक तो आता है हमारा मरुस्थल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी मरुस्थल या पश्चिमी रेगिस्तान। थार के मरुस्थल का एक भाग है वो। और उसके अंदर आपको क्या मिलेगी? खारे पानी की झीलें। और एक आपको अरावली पर्वतमाला मिलेगी, और एक आपको जो राजस्थान का साउथ ईस्ट पोर्शन है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है, वहां पर आपको पठारी क्षेत्र मिलेंगे। तो राजस्थान की जब आप स्थिति देखते हो, एक अंदाजन इसी तरीके से आप बना लीजिए। यहां पर ये अरावली पर्वतमाला है, इतना तो आप समझते हो ना। मैप बना लीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बनेगा वैसे बन जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। ये अरावली पर्वतमाला है। और इस साइड में जब आप देखोगे, ये वाला पोर्शन ये है दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको यहां आप लिख सकते हो। इसी तरीके से यहां जब आप देखोगे, ये मिलेगा आपको पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान, और इन्हीं स्थितियों में आपको मिल जाएगी खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, ठीक है ना। लूणकणसर, सांभर, ये डीडवाना, पंचभद्रा, सारे ये बाड़मेर टाइप में। इधर जब झीलें करेंगे तब आपको बताएंगे। इसमें जो आप ये दोनों पोर्शन देख रहे हो, ये वाले, ये वाले पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें, ये तो क्या है? टेथिस सागर के अवशेष है। क्या आपको जरूरत पड़ेगी कि टेथिस सागर के बारे में बताने की? होगी ना सारी बात। तो राजस्थान में ये जो दो पोर्शन है, ये किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान कह सकते हो, मरुस्थल कह सकते हो, और इसके अंदर जो खारे पानी की झीलें होती है, जैसे सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, और लूणकणसर है, कावोद है, वो सब इसके अंदर आ जाती है। ठीक, ये सब टेथिस सागर के अवशेष है। इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हो अरावली पर्वतमाला, बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान की पहचान है। अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये जो है, ये क्या है? ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अब गोंडवाना, टेथिस सागर
आपको सब बता चुका हूं। चलें? अब देखिए, यदि हमें राजस्थान को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें राजस्थान के मैप को तो भरना आना ही चाहिए। इसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा। ध्यान रखें, ये देखो, इस बच्ची ने ये नया मैप बनाया है, नया मैप बनाया। अब मुझे एक बात बता दीजिए आराम से, मैं डांटूंगा नहीं, मुझे ये बताइए कितने बच्चों ने बनाया है? कोई बात, कई बार हो जाता है ऐसा। आपने बनाया है? दिखाओ बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने बनाया है? दो, तीन, अरे बताओ, आपने और किसने बनाया? आपने? शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको तो अभी डांट पड़ती, मैंने देख लिया नीचे, रियल में आप तो तैयार थे। ये बहुत बढ़िया, कितना शानदार है जी, आपके सामने है। अब आप देखिए, पूरी क्लास में से सिर्फ 4 या 5 बच्चों ने बनाया है। आप चाहे बुरा मान जाए, चाहे अच्छा मान जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कामयाबी का रेशियो भी 4 या 5% ही होता है। बस यही होता है जी, पढ़ने का तरीका और नहीं पढ़ने, और कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मैं चाहूंगा कि कल आप इसको तैयार करें, और जैसे इस बच्ची ने यहां पर इसको चिपकाया है वैसे चिपका ले, नहीं तो बाद में इस पर धनिया कट जाएगा। समझे ना बात को? और मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको राजस्थान का पोर्शन। इसको आप देख सकते हो, ये समझे बात को? आपको मिल जाएगा सारा, यहीं पर ही पुराना मैप है। के अंदर नया मैप मैंने देखा था यार। कौन सा? ये वाला? नहीं, ये नहीं है। इसमें क्या है, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण दे रखा है, जबकि जयपुर को 2 भागों में बांटा गया, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। ये ये पहले तो उत्तर दक्षिण में था ये। कोई बात नहीं, जो भी आपकी स्थिति है, आप थोड़ा इसको देखना। और वैसे जो सुजस है ई बुलेटिन, उसके अंदर आ गया वो मैप, तो आप थोड़ा देख लेना। यहाँ अपने एक बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक? ये इसी तरीके से आप कर लेना, कर लोगे। मैं समय समय पर उसकी रूपरेखा आपको बताता जाऊंगा। आइए, अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इसकी। और राजस्थान की स्थिति को हम 3 भागों में बांटते हैं। पेज के बीच में लिखो,
राजस्थान की स्थिति। इसको 3 एंगल में डिवाइड कर दीजिए। तीन एंगल में इसको डिवाइड कर दीजिए राजस्थान की स्थिति को। एक तो विश्व या ग्लोब की दृष्टि से, विश्व या ग्लोब की दृष्टि से। दूसरा एशिया की दृष्टि से। और तीसरा जो है ये है आपका भारत की दृष्टि से। भारत की दृष्टि से। भारत की दृष्टि से। चलिए देखो, हमें एक बात ध्यान रखनी है इस तरीके से। इधर देखो एक बार, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए एक बार, मत बनाना मत। ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, आप जानते हो अक्षांश रेखा होती है। और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नीचे की दृष्टि, नीचे जो है ये साउथ पोल है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर। और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फेयर। इसके बीच में जो है ये होती है 0 डिग्री देशांतर, आप जानते हो। अब जो राजस्थान है, ठीक है ना, वो राजस्थान यहां पर है। यहां पर राजस्थान है। क्लियर हुई बात सारी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में है? कह सकते हैं। आप जानते हो कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और जो रेखाएं ऐसी खींची जाती है वो तो होती है अक्षांश रेखाएं, और जो ऐसे खींची जाती है उनको देशांतर। अब यदि मैं देशांतर की स्थिति से इसको देखूं तो ये कहां पड़ेगा? पूर्व में। पूर्व में, मैं ओनली देशांतर पूछ रहा हूं। देशांतरीय स्थिति क्या होगी? पूर्व होगी। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यदि हम ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान को देखें तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, हां या ना? कह सकते हैं ना? तो एक बार इतना बनाओ, इसको बाद में बनाना। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसमें जो ये उत्तरी है, ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, कह सकते हैं ना इसको, या आप ये कह सकते हो कि अक्षांशीय स्थिति को। और ये जो पूर्वी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देशांतरीय स्थिति को। देशांतरीय स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे गोलार्ध की स्थिति आप कहोगे, या ऐसे कर लो इसको, पूर्वी गोलार्ध कर दो। ये उत्तरी उत्तरी गोलार्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है अक्षांशीय स्थिति। पूर्वी पूर्वी गोलार्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है
ये होती है देशांतरीय स्थिति। ये देशांतरीय स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। चले आइए अब एशिया देखते हैं हम। यहां तक बात समझ में आ गई। तो राजस्थान की ग्लोब की दृष्टि से स्थिति कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ध्यान रखना है ये। अब एशिया की दृष्टि से हम इसको देखते हैं। ये एशिया है। अब आप देखिए, यदि हम एशिया की दृष्टि से देखें तो आप देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आप जानते हो यहां राजस्थान, यहां राजस्थान है। आप बताइए कैसी स्थिति हो जाएगी? दक्षिणी पश्चिम। हो गई बात खत्म सारी भाई, ये बन गई ना स्थिति। लिख दीजिए यहां पर दक्षिणी पश्चिमी। बातों को समझ समझ के कीजिए, रटना नहीं है किसी चीज को। ठीक, आइए अब आओ वापस। अब हमने तीसरा हमारा जो एंगल था वो था भारत की दृष्टि से। ले आओ भारत को। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बताओ क्या होगा? उत्तर पश्चिम। आ गया ना सारा? ये लिख दीजिए। यहां हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी। आइए एक क्वेश्चन कीजिए, आसान सा है, लेकिन उससे आपके दिमाग में क्या है, एक चीज जमा हो जाएगी कि यार हमें तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने का रूप कैसा हो। लिखिए। हाँ डायग्राम बना लीजिए, बना लो बना लो। हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखो।
राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? दक्षिणी पूर्वी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसे बनेंगे बेटा, ये है, ऐसे तैयारी करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका जवाब दे दोगे। बता दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। आप जानते हो उत्तर पश्चिम किसके संबंध में है? इंडिया के संबंध में। उत्तर पूर्व किस संबंध में? वर्ल्ड के संबंध में, ग्लोब के संबंध में। और दक्षिण पश्चिम किसके संबंध में? एशिया की दृष्टि से। चले आइए अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के नाम से संबंधित। ठीक है, राजस्थान का नाम वगैरह कैसे रहा, पुराना नाम क्या है, कैसे राजस्थान नाम आया, उस पर हम बात करेंगे। चलिए, जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, वाल्मीकि जी का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है ना, का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने इस क्षेत्र को एक नाम दिया, क्योंकि हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते कि राजस्थान को ये नाम दिया, इस क्षेत्र को ये नाम दिया। हेडिंग डाल दीजिए। चलो, राजस्थान का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ राजस्थान। लिखिए, महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के क्षेत्र को मरुकांतार, अंडरलाइन, राजस्थान के क्षेत्र को मरुकांतार नाम दिया, मरुकांतार नाम दिया। क्लियर हो गई बात सारी? पुराने महर्षि थे, दे दिया। जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो 1800 ईस्वी से एक जॉर्ज थॉमस थे, ब्रिटिश, वो भारत आए। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो भारत आए मतलब राजस्थान की यात्रा पर आए। लिख दीजिए, जॉर्ज थॉमस राजस्थान आए, इसे लिखिए। राजस्थान आए। अब देखिए, ये जो राजस्थान आए थे उस समय किसका काल चल रहा था? तो 1800 में आए थे, और जब हम रियासतें पढ़ते हैं तो आप जानते हो कि इस समय आमेर रियासत के तहत सवाई राम सिंह द्वितीय का काल चल रहा था। लिख दीजिए, यहां पे लिखो,
भाई राम सिंह द्वितीय के काल में। आप जानते हो इनको सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। भाई राम सिंह द्वितीय के काल में आए। आइए, अब ये जो जॉर्ज थॉमस है, इन्होंने इस क्षेत्र को राजपुताना नाम दिया। इन्होंने इस क्षेत्र को राजपुताना नाम दिया, राजपुताना। अब ये बात आती है, इसका उल्लेख कहां मिलता है? भाई ये बात कहां लिखी हुई है? ये लिखी हुई है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये है। ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी 1805 के अंदर हुई थी। 1805 में ये पब्लिश हुई थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसके जो राइटर थे ये थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन इसके राइटर थे। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में यह बताया गया है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के क्षेत्र को राजपुताना नाम दिया था। और इस पुस्तक को जो लिखने का श्रेय दिया जाता है ये विलियम फ्रैंकलिन को दिया जाता है, ये ध्यान रखें। चले, आइए। अब इसके लगभग 30 साल बाद 1829 में एक बुक आई, पब्लिश हुई, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नई लाइन से लिखिए। 1829 ईस्वी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक आई, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके जो राइटर है ये थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इसके राइटर है। अब ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इनके बारे में आपको दो बातें भली भांति पता होनी चाहिए। एक तो इनका निक नेम, इन्हें कहते हैं घोड़े वाले बाबा। एक इनको जो श्रेय दिया जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। लिख दीजिए, राजस्थान के
इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। चले, आइए लिखिए, यहां पे लिखो। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान नाम दिया। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान नाम दिया। क्लियर? तो ये तो बात होगी ब्रिटिश भारत की, ब्रिटिश भारत की ये बात होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, भारत आजाद हुआ, और भारत जब आजाद हुआ तो राजस्थान का एकीकरण किया गया। अब इस चैप्टर को हम राजस्थान की पॉलिटी में पढ़ते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा बता देता हूं। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरण है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मत्स्य संघ के नाम आपने सुने होंगे। 7 चरणों में ये पूरा हुआ था। 1949 में ये प्रारंभ हुआ था और 1956 में ये अंतिम था, इसका 7वां चरण। क्लियर? अब इसमें क्या था, जो 26 जनवरी 1950 है, यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राजस्थान नाम दिया गया, क्योंकि इस समय संविधान आ गया था। राजस्थान नाम दिया गया और राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य घोषित किया गया। जब भारत आजाद हुआ था तो पूरे भारत को, जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जो थे, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी, सी, डी, जिसमें से 20 श्रेणी राजस्थान को प्राप्त हुई। ये जो श्रेणी इन्हें प्राप्त हुई थी, ये इन्हें 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई। आगे एक इसके अंदर बीच में एक डेट और आती है, 30 मार्च 1949, ये डेट भी आती है। ये जो 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी हम आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल आप ऐसे लिखिए, 26 जनवरी 1950। दो बातें ध्यान रखनी है। देखिए, राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान को 20 श्रेणी में शामिल किया गया। मैंने पहले ही कहा कि 4 श्रेणियां बनाई थी, ए, बी, सी, डी, उसमें से 20 श्रेणी में राजस्थान को शामिल किया गया। चले, ये हो गया जी इसका नामकरण। मैंने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर आपको बता दिया है। शुरू से लेकर अब तक, पुरातन काल से हम चले थे, महर्षि वाल्मीकि से लेकर संविधान तक के सफर को आपके एग्जाम की दृष्टि से कवर कर दिया है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की आकृति। आइए हेडिंग डाल दीजिए। कौन बताएगा? पतंगाकार, और वैसे कहेंगे तो विषम कोण चतुर्भुज।
इसको पतंगाकार भी कहते हैं। पतंगाकार भी कहते हैं। और ये जो इसको विषम कोण चतुर्भुज कहा था, एक प्रोफेसर थे टीएच हैंडले के अनुसार, लिख दीजिए। प्रोफेसर टीएच हैंडले के अनुसार दो क्वेश्चन है, इसमें से एक तो मैं सीधा लिखाऊंगा, एक क्वेश्चन के रूप में लिखाऊंगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की आकृति किस जिले की आकृति के समान है लगभग, बताइए। राजस्थान की आकृति किस जिले की आकृति के लगभग समान है? हालांकि ये पुराना मैप है, लेकिन फिर भी आप देखिए। बहुत बढ़िया, लिख दीजिए किस जिले के समान है। ये है टोंक। टोंक जिले के समान है। जानते हो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है, टोंक। एक नेम है। मिलती जुलती है इस। एक क्वेश्चन आया बड़ा मजेदार, करना चाहोगे? भाई देखते हैं आपका दिमाग क्या बोलता है। और ये जो क्वेश्चन आया था, ये जेई के एग्जाम में, जेई के एग्जाम हुए थे ना 2016 के अंदर आया था। अब आप देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है। लिखिए, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? पहला ऑप्शन है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। बी ऑप्शन है समान कोणीय। मैं जो ऑप्शन आए हुए हैं मैं वही लिख रहा हूं। चतुष्कोणीय, समान कोणीय, षटकोणीय, विषम कोणीय। आपके सामने है। दो ऑप्शन तो सीधे ही काट सकते हो। कौन कौन से काटोगे? एक तो बी और सी। भाई ये तो हो ही नहीं सकते। कितना कॉन्फिडेंस मिलता है अपने को, आप सोचिए कि दो ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों में से बताना है। ए चतुष्कोणीय, और इसके अलावा
इतना बड़ा हिंट दे दिया यार, दो नहीं है, दोनों में से एक है। आप बताओ बेटा। ए, आप बताइए क्या कहना चाहोगे, आप बताइए। ए है, ए ए बोलते जाओ। ये कौन बता रहा है? डी, विषम कोणीय। हाँ जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बताओ डी के पक्ष में कितने हैं? 3। और ए के पक्ष में? पूरी कला। अच्छा एक बात बताओ, आपने चतुष्कोणीय कहां पढ़ा? कहां पढ़ा? कुछ पढ़ा हो? चतुष्कोणीय कहां पढ़ा है? कहीं पर कहीं लिखा हुआ है पीछे आगे? है मैंने बताया? मैंने तो नहीं बताया। ये तो चतुर्भुज है। ये तो चतुर्भुज है। और चतुर्भुज और चतुष्कोणीय, इन दोनों में फर्क होता है। मेरे से ज्यादा आप जानते हो, मैथ पढ़ते हो आप। एक तो चतुर्भुज होता है, यदि चतुर्भुज होता तो उसको चतुष्कोणीय बोल देते, बात खत्म। चतुष्कोणीय तो रेक्टेंगल भी होता है, चतुष्कोणीय तो रेक्टेंगल भी होता है। कोई ना कोई परिभाषा तो होती होगी ना चतुर्भुज की। इतना तो आप मैथ पढ़ते हो, जानते हो ना। तो आपने चतुर्भुज और चतुष्कोणीय को एक कैसे मानने की गलती कर दी आपने? ध्यान रखिए, क्या आंसर है? डी, विषम कोणीय। अब ऐसे होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसी तरीके से क्वेश्चन लाए जाएंगे। अब आप देखिए, 3 बच्चों ने सही किया सिर्फ पूरी क्लास में से, 3 बच्चों ने। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें स्टूडेंट ऐसे सोचता है, अरे यार ये तो कर ही लूंगा, इसमें क्या है। लंबी लंबी सांस लेके जो बोलते हैं ना, इसमें क्या है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसे इंग्लिश भी मारते हैं। यार कई बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, ऐसे बोलते हैं कि मैंने देखा है कई बार, चलते चलते बोल जाते हैं। तो जो बिग डील है ना, थोड़ा ध्यान रखा करो, ढंग से पढ़ा करो और इसको ढंग से किया करो, नहीं तो ऐसी डील हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। तो ये आकृति के बारे में हमने बात कर ली। कल हम राजधानी के बारे में नए रूप में बात करेंगे। ठीक, चलिए जी।